आपकी सामाजिक स्थिति और ओहदा आपके काम और व्यवहार का परिणाम है। हमारे काम और व्यवहार से ही हमारी पहचान बनती है। बिल्कुल सही कहा शालिनी। दरअसल अच्छे व्यवहार से हम लोगों के दिल में जगह बनाते हैं, वहीं बुरा व्यवहार करने वालों से दुनिया दूर रहने की कोशिश करती है। इसलिए अपने काम और व्यवहार दोनों को संवारने की कोशिश कीजिए, आपकी जिंदगी खुद ब खुद संवर जाएगी। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही होंगे राज्यवार समाचार भी और बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार। आज होने वाली प्रमुख गतिविधियों पर भी डालेंगे एक नजर। साथ ही आज है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। आपको बताएंगे क्यों और कैसे मनाया जाता है ये खास दिन। साथ ही जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे मेरे और शालिनी के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। और आज की बड़ी राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपको बता दें कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को सुबह 11 बजे ऑनलाइन संबोधित करेंगे। इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री समारोह में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों की सामूहिक परियोजना से विकसित 5G टेस्ट बैंड जारी करेंगे। इस परियोजना को विकसित करने की लागत 220 करोड़ रुपए से अधिक है। ये तकनीक भारतीय उद्योगों और स्टार्टअप के लिए लाभदायक होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरेबियाई देश जमैका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स की यात्रा के पहले चरण में जमैका की यात्रा पर हैं। आज सुबह उन्होंने वहां भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रपति जमैका के गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन से मुलाकात की और सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवाओं, चिकित्सा और फार्मा क्षेत्र, खेल और शिक्षा, पर्यटन और विकास साझेदारी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर उन्होंने चर्चा की। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जमैका के विपक्ष के नेता मार्क गोल्डिंग से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में नेपाल के समकक्ष शेर बहादुर देउबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी में नए क्षेत्रों को तलाशने और मौजूदा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझी विरासत, संस्कृति और आस्था को भारत नेपाल रिश्तों की सबसे बड़ी पूंजी करार दिया। प्रधानमंत्री ने सोमवार को कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में दोनों देशों की मजबूत होती मित्रता, घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि साझी विरासत, साझी संस्कृति और साझी आस्था और साझा प्रेम हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी, हम उतने ही प्रभावी ढंग से दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकेंगे, दुनिया को दिशा दे सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को लखनऊ में योगी कैबिनेट के साथ मंथन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुशासन से ही सत्ता का रास्ता खुलता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सीएम योगी के सभी मंत्रियों से जनसेवा की भावना बढ़ाने के लिए कहा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक समय बिताने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे। और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के लिहाज से आज बड़ा दिन है। सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का सर्वे वीडियोग्राफी का काम संपन्न हो गया। 2 घंटे 15 मिनट से अधिक समय तक सर्वे करने के बाद अदालत की तरफ से गठित आयोग ने सुबह करीब 10:15 पर अपना काम खत्म किया। सर्वे कार्य से सभी पक्ष संतुष्ट थे। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम आज शेयर बाजारों में अपने शेयर सूचीबद्ध करेगी।
सरकार को 20,557 करोड़ रुपए के इस आरंभिक आईपीओ के लिए घरेलू निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। सरकार ने LIC के शेयरों का निर्गम मूल्य 949 रुपए प्रति शेयर तय किया है। हालांकि LIC के पॉलिसी धारकों और खुदरा निवेशकों को 889 रुपए और 904 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर मिलेंगे। शेयर 17 मई को BSE और NSE पर सूचीबद्ध होंगे। LIC का आईपीओ 9 मई को बंद हुआ था और 12 मई को बोली लगाने वालों को इसके शेयर आवंटित किए गए। दवा फर्म बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स की कीमत 840 रुपए से घटाकर 250 रुपए कर दी है। इस कीमत में GST शामिल है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उपयोगकर्ता को अब टैक्स और टीका लगाने के शुल्क सहित प्रति खुराक 400 रुपए का भुगतान करना होगा। और आइए राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आ रही राज्यवार सुर्खियों पर। त्रिपुरा में माणिक साहा की अगुवाई वाली नई सरकार में सत्तारूढ़ बीजेपी के 9 और IPFT के 2 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल SN आर्य ने राजभवन में नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जीवन मिशन परियोजना के तहत राज्य सरकार आज 20,808 लाभार्थियों को नए घर सौंपेगी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आज शाम 4 बजे पंचायत के अमीरुद्दीन आयशा बीवी दंपत्ति को चाबियां सौंपकर समारोह का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में MCD के अतिक्रमण हटाओ अभियान के मद्देनजर आज आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों द्वारा राजधानी के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान के मद्देनजर आज आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ एक बैठक करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ नगर निगम के कई कांग्रेस पार्षदों को एनसीपी में शामिल कर लिया गया है, वहीं अब एनसीपी ने जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य स्तरीय जाति आधारित जनगणना जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जाति आधारित जनगणना को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से बात हो चुकी है। राज्य सरकार में सहयोगी बीजेपी के रुख के बारे में उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। कश्मीर में आतंकियों की टारगेट किलिंग की साजिश को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों की तैनाती सुरक्षित जिलों और तहसील मुख्यालयों में की जाएगी। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस उन्हें और उनके पूरे परिवार को पूरी सुरक्षा देगी। और अब ऐसी खबर जो अपने आप में अलग है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार जस्टिस ने किसी मामले की सुनवाई व्हाट्सएप के जरिए की, और वो भी रविवार के दिन। दरअसल जस्टिस GR स्वामीनाथन रविवार को एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए नगर कोइल गए थे। उन्होंने वहीं से इस मामले की सुनवाई की, जिसमें अभिष्ट वरदराजा स्वामी मंदिर के वंशानुगत न्यासी PR श्रीनिवास ने दलील दी थी कि यदि सोमवार को उनके गांव में प्रस्तावित रथ महोत्सव आयोजित नहीं किया गया तो गांव को दैवीय प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में एक तरफ गर्मी अपने चरम पर है। रविवार को पारा ऐतिहासिक 49 पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ राजधानी के कई क्षेत्रों में बिजली कटौती लगातार बढ़ती जा रही है। यही नहीं, दिल्ली में पानी आपूर्ति में 40% की कमी आई है। बताया जा रहा है कि यमुना का जलस्तर घटने से पानी की उपलब्धता 70% कम हुई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से राहत भरी खबर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लू का असर फिलहाल नहीं दिखेगा। इन राज्यों में तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए पहले जारी रेड अलर्ट को ऑरेंज अलर्ट में बदल दिया है और अब यह येलो अलर्ट में बदल चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सोमवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ गया है। इससे 4 महीने के बरसात के मौसम की शुरुआत का संकेत मिलता है, जो मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आसपास के इलाकों में क्षोभ मंडल के निचले स्तर में दक्षिण पश्चिम हवाओं के मजबूत होने के कारण बारिश हो रही है।
असम में भारी भूस्खलन और लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। असम के नागांव में कामपुर के कई इलाकों में बारिश के बाद हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। हर लोग राजस्व खंड में भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई और असम के 7 जिलों में बाढ़ से 57,119 लोग प्रभावित हुए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। यूक्रेन में बंद भारतीय दूतावास आज से कीव में फिर से शुरू हो रहा है। पूर्व सोवियत गणराज्य में रूसी हमले के बाद से दूतावास को बंद कर दिया गया था। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद 24 फरवरी से राजधानी कीव से भारतीय दूतावास का संचालन बंद कर दिया गया था। 13 मार्च को अधिकतर भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाले जाने के बाद दूतावास को वार्सा में स्थानांतरित कर दिया गया था। दूतावास मार्च से ही पोलैंड के वार्सा में चल रहा था, लेकिन अब उसे फिर से कीव में शुरू किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में कोरोना के बढ़ते संकट के बाद किम जोंग उन ने खराब हेल्थ सिस्टम के लिए कैबिनेट और उच्च अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने सेना को राजधानी प्योंगयांग और देश भर में दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में कथित बुखार से 12 लाख से ज्यादा लोग बीमार हैं। वहीं 50 से लोगों की मौत के बाद किम जोंग को देश की हालत का अंदाजा हो गया है। भारत ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन अभ्यास पर अनावश्यक टिप्पणियों के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC की आलोचना की है और पाकिस्तान के परोक्ष संदर्भ में एक देश के इशारे पर अपने सांप्रदायिक एजेंडे को पूरा करने से परहेज करने के लिए कहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एलिजाबेथ बॉर्न को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। राष्ट्रपति मैक्रों और नई प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न आने वाले दिनों में एक नई फ्रांसीसी सरकार की नियुक्ति के लिए बातचीत करेंगे। नए प्रधानमंत्री का पहला काम यह सुनिश्चित करना होगा कि जून में फ्रांस के संसदीय चुनावों में मैक्रों की सेंटरिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी अच्छा प्रदर्शन करें। मैक्रों ने फ्रांस में रहने की बढ़ती खपत के संबंध में एक विधेयक पेश करने का भी वादा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच रूस और फिनलैंड में भी तनातनी बढ़ गई है। दरअसल फिनलैंड की ओर से स्वीडन नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। इसे लेकर रूस ने कड़ा विरोध जताया है और फिनलैंड को तबाह करने की धमकी दी है। नाटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। कराची यूनिवर्सिटी में मैंडारिन यानी चीनी भाषा पढ़ाने वाले सभी चीनी प्रोफेसर्स पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। अब पाकिस्तान में मैंडारिन सिखाने वाले संस्थानों के बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। कराची यूनिवर्सिटी में 26 अप्रैल को महिला फिदायीन हमले में 3 चीनी प्रोफेसर्स की मौत हो गई थी। चीन ने पाकिस्तान से उसके नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए सख्त कदम उठाने की हिदायत दी थी। भारत ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे विदेश में गेहूं की कीमतों में बेतहाशा उछाल आ गया है। यूरोप में गेहूं की कीमत 6% बढ़कर 435 यूरो टन हो गई है। यूरोपीय देशों ने भारत से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। भारत, पाकिस्तान और शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञों की 4 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली की मेजबानी में आयोजित बैठक में विभिन्न क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से मुकाबला करने के सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई थी। ये बैठक SCO के आतंकवाद विरोधी क्षेत्रीय ढांचे के तहत आयोजित की गई। बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें तालिबान शासित देश में सक्रिय आतंकी संगठनों से निपटने से जुड़े खतरे शामिल हैं। पाकिस्तान ने बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 सदस्यीय एक दल भेजा है। भारत ने 28 अक्टूबर को 1 साल की अवधि के लिए SCO-RATS परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। SCO एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह है, जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि उनके देश में हालात बेहद खराब हैं और सिर्फ 1 दिन का पेट्रोल श्रीलंका में बचा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य अपने परिवार को नहीं बल्कि देश को बचाना है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक संकट से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस समय श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के बजट में 2.3 ट्रिलियन SLR के राजस्व का अनुमान था, लेकिन
ये इस साल के राजस्व का वास्तविक अनुमान 1.6 ट्रिलियन SLR है। वहीं उन्होंने कहा कि साल के लिए अनुमानित सरकारी व्यय 3.3 ट्रिलियन है। हालांकि राज्य में जो ब्याज दरों में वृद्धि और पूर्व सरकार के अतिरिक्त व्यय के कारण कुल सरकारी व्यय है वो 4 ट्रिलियन SLR है। यह राशि GDP के 13% के बराबर है। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। भारतीय नौसेना 2 फ्रंटलाइन युद्धपोत सूरत प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर और उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट को मझगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई में एक साथ लॉन्च करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही आपको बता दें, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास क्रेडिट प्रवाह की समीक्षा करने और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB के प्रमुखों से मिलेंगे। इसके अलावा बम्पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बंद होने के एक हफ्ते बाद स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC। साथ ही आज से कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 की शुरुआत होने जा रही है। यह फिल्म फेस्टिवल 28 मई तक चलेगा। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। पराक्रम, अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आज आपको दिखाते हैं संसद पर हमारी खास पेशकश संसद ट्रिविया। पराक्रम, संसद ट्रिविया के जरिए हम संसद से जुड़ी बेहद रोचक जानकारी हमारे दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल शालिनी, और दरअसल इसके पीछे का मकसद ये है कि संसद से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो ऐसी जानकारियां जो आप कहीं और नहीं देख सकते, सुन सकते या पढ़ सकते, उसके बारे में आपका ज्ञान बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े। तो आप आनंद लीजिए संसद ट्रिविया का। और ब्रेक के बाद शालिनी, हम जैसा कि आज के दिन से जुड़े इतिहास पर बात करेंगे, तो इतिहास के पन्नों को पलटेंगे ही। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे। The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. फैसले जो बन जाए हकीकत, फैसले जो बन जाए नसीहत, फैसले जो आपका जीवन बदल दें, फैसले जो आपको बेहतर कल दें। कैबिनेट के फैसलों की सही तस्वीर, कैबिनेट दिस वीक, सिर्फ संसद टीवी पर। What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Baru, only on Sansad TV. हेलो ब्रेक के इंडिया। बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे दर्शकों का। और पराक्रम, अब समय है आज के इतिहास का। बिल्कुल शालिनी, तो आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के पन्नों में किन खास घटनाओं के साथ दर्ज है।
17 मई वर्ष 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। यह युद्ध अफगान के शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ था। कन्नौज के युद्ध को बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को करारी शिकस्त दी। इस युद्ध में हुमायूं के हारने के कई कारण थे। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं ने चौसा के युद्ध की गलतियों को दोहराया। हुमायूं को यह मालूम था कि शेरशाह की सेना उसकी सेना के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। इस वजह से हुमायूं ने अपने भाइयों से युद्ध में साथ देने का आग्रह किया, लेकिन उसके भाइयों ने भी युद्ध में उसका साथ नहीं दिया। इस युद्ध के पराजय के कई कारणों में एक मुख्य कारण यह भी था कि हुमायूं बाबर द्वारा संरक्षित तोपों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया था। 17 मई 1749 में एडवर्ड जेनर का जन्म इंग्लैंड के बर्कले में हुआ। वे एक काय चिकित्सक थे। यह एक आयुर्वेदिक चिकित्सा की विधि है। जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके द्वारा सबसे बड़ा प्रयोग चेचक के टीके का आविष्कार है। वर्ष 1796 में एडवर्ड ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। बाद में चेचक के टीके के प्रसार के लिए रॉयल जेनेरियन संस्था स्थापित हुई। चेचक दुनिया की पहली बीमारी थी जिसके टीके की खोज हुई। तो शालिनी, ये तो हुई इतिहास के पन्नों की बात, लेकिन अब ये भी बात करते हैं कि दरअसल आज जो खास दिन है वो क्या है और क्यों मनाया जाता है। पराक्रम, आज है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। हर साल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के तौर पर मनाया जाता है। बिल्कुल शालिनी, और इससे जुड़ा एक इतिहास में यहाँ बताना चाहूंगा। दरअसल पहले इस दिन को केवल वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के तौर पर ही मनाया जाता था, लेकिन शालिनी 2006 में इसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे भी जोड़ा गया और इसे उस तौर पर भी मनाया जाने लगा है। क्यों मनाया जाता है ये खास दिन, आइए जानते हैं। आज विश्व दूरसंचार दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की स्थापना के उपलक्ष्य में 1969 से हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे WTISD मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के बहाने अब तक इन क्षेत्रों में आए परिवर्तनों को समझने का प्रयास होता है और इनसे हमारी जिंदगी कितनी प्रभावित हुई है। आज के ही दिन 1865 में पहली बार इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन एंड कोइंसाइड्स का आयोजन किया गया था और इसी वजह से यूनाइटेड नेशन ने 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। दुनिया भर में लोगों के बीच सकारात्मक संचार प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी इस दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व संचार दिवस का मकसद वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में नई सोच लाना है और साथ ही सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और संचार दोनों को सर्वसुलभ बनाना है। और वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर लिखा है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आइए इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग से एक ज्ञानवान समाज का निर्माण और राष्ट्र के विकास में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करें। ये ट्वीट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के मौके पर किया। पराक्रम, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि संकल्प अटूट है, प्रयास हमारे सतत हैं और परिश्रम निरंतर है, तो आप अपनी बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी बौना साबित कर सकते हैं। बिल्कुल शालिनी, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि संघर्ष के सामने, तपस्या के सामने विपरीत परिस्थितियां हार जाती हैं और जीत आपके कदमों तले होती है। कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कुछ ऐसा ही हुआ इंदौर शहर में। बिल्कुल, और दरअसल शालिनी, इंदौर शहर का नाम मुझे कहते हुए हंसी इसलिए क्योंकि इंदौर शहर वो शहर है जहां से मैं आता हूं, और जब अपने शहर में कोई ऐसी उपलब्धि जो कि आपको गौरव से भर दे तो उसकी खुशी अलग होती। दरअसल एक बेटी अपने माता पिता के साथ सड़क किनारे ठेले पर सब्जी बेचती थी और इस बेटी को अब तक कोई नहीं जानता था। दिन में सब्जी बेचना, रात में सन्नाटे में ये बेटी अपने हालातों को बदलने की कोशिश में जुटी थी और आखिरकार इस बेटी की कोशिश कामयाब हुई और इस सफलता ने ऐसा शोर मचाया कि हर कोई इस कहानी को सुनकर गर्व से भर गया। देखिए कामयाबी की कहानी उस लड़की की जिसने अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदला।
कहते हैं कुछ करने की चाहत कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जूझने का हौसला देती है। इंदौर में सब्जी बेचने वाले इस परिवार की बेटी ने कुछ ऐसा ही कमाल किया है। आज इस बेटी की सफलता के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। इस बेटी ने सिविल जज एग्जाम पास किया है। मिलिए 25 साल की अंकिता नागर से। जैसे ही ऑनलाइन रिजल्ट इन्होंने देखा तो ये खुशी से झूम उठी। इनका नाम कामयाब कैंडिडेट्स की फहरिस्त में था। उस वक्त सड़क किनारे सब्जी बेच रही अपनी मां को अंकिता ने सबसे पहले ये खबर दी। माता पिता सब्जी बेचते हैं मेरे, और मैं भी कभी कभी इनकी हेल्प कराने के लिए आती हूँ यहाँ पर। शुरुआत में प्रॉब्लम्स आई थी, बट सबसे अच्छा टाइम लॉकडाउन में रहा था। लॉकडाउन में पढ़ने के लिए भरपूर समय मिला, ऑनलाइन क्लासेस मिली, यूट्यूब से पढ़ाई करी है, तो यहाँ तक इसमें सफलता हासिल हुई है। फिर आर्थिक रूप से परेशानी तो आती थी, पर क्या इससे सरकार की तरफ से हमको स्कॉलरशिप मिलती थी, तो कॉलेज की पढ़ाई तो स्कॉलरशिप से हो जाती थी। कोचिंग वगैरह के लिए मम्मी पापा से हेल्प मिलती थी। दरअसल रिजल्ट तो एक हफ्ते पहले ही जारी हो गया था, लेकिन परिवार में मौत होने के कारण अंकिता और उनका परिवार इंदौर से बाहर था। घर में गम का माहौल था, इसलिए किसी को इस उपलब्धि की जानकारी नहीं थी। अंकिता का परिवार सब्जी बेचकर जीवन यापन करता है। इनके पिता सुबह 5 बजे उठकर मंडी जाते हैं। माँ सुबह 8 बजे सब्जी का ठेला लेकर निकल पड़ती है। बड़ा भाई आकाश रेती मंडी में मजदूरी करता है। छोटी बहन की शादी हो चुकी है। अपने लक्ष्य और हालातों के चलते अंकिता ने शादी नहीं की, और आज इस सफलता में अंकिता के माता पिता का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। अपनी बेटी की इस सफलता पर अंकिता के माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मेरा परिवार तो हम सब्जी बेचते हैं और इससे ही हमारा पूरा व्यवसाय चलता है। घर में भी सब इससे ही चलता है, और बेटी को पढ़ाना भी था, तो उसके लिए हम फिर थोड़ा जोड़ कर ही रखते थे। कि क्या है कि हम तो 150 रुपये जोड़ सकते रोज़, ज़्यादा पैसे तो जोड़ नहीं सकते हैं कि भाई इतनी कमाई नहीं है। फिर हम इकट्ठा पैसा उसके लिए भेला करते थे। अभी हमने मतलब 5-6 साल तो बहुत मुश्किलों से निकाले कि नहीं, उसको पढ़ाना है, तो मतलब हर चीज़ पे कंट्रोल किया। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा हमारी। आपको तो मतलब कोई शब्द ही नहीं हमारे पास इतने बताने के लिए कि हम कितने खुश हैं। संघर्ष करा आपने और आपके बच्चों ने? संघर्ष तो सर कंधे से कंधा मिला के सभी लोगों ने करा मेरे घर में। और हाँ, आर्थिक संकट से भी गुजरे सर। बच्चों के काफ़ी किताब से लेके फीस ये वो बहुत कुछ करा, मगर सर सब्जी में इतना वो तो नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर और हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बेटी जज बन गई है? हाँ सर, जज बन गई मेरी बेटी, और उनको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। अपने सपनों को सच होने का श्रेय अंकिता अपने माता पिता और परिवार को देती है। एससी कोटे में 5वां स्थान पाने वाली इस बेटी ने अपने माता पिता और परिवार के साथ साथ इंदौर शहर को भी गौरवान्वित किया है। तो देखा आपने कि जो बेटियां हैं वो बोझ नहीं है। अंकिता ने अपने माता पिता को जो गर्व की अनुभूति दी है, शालिनी, बहुत करीब से इसको मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक बेटी का पिता हूं। बिल्कुल, और वैसे भी ये तुम्हारे शहर की खबर है, तो मुझे लगता है इस पर गौरव करना स्वाभाविक है। और आइए अपना नजर डालते हैं सनसेट टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7 बजे सनसेट टीवी पर आप देख सकते हैं समसामयिक मुद्दे पर बड़ी बहस, मुद्दा आपका। और शाम 7:30 बजे देखिए लोकतंत्र मेरी ताकत। रात 8 बजे आप देख सकते हैं कार्यक्रम आज की खबर, और 8:30 बजे आप देख पाएंगे कार्यक्रम पर्सपेक्टिव। रात 9 बजे सनसेट टीवी पर आप देख सकते हैं इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज, और 10 बजे द जर्नी ऑफ स्टार्टअप्स। जर्नी ऑफ स्टार्टअप्स आप 9:30 बजे सनसेट टीवी पर देख सकते हैं। इसी के साथ हेलो इंडिया को आप टेलीविजन के अलावा सनसेट टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आप अपने ये पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। साथ ही सनसेट टीवी कू, ट्विटर और इंस्टा पर भी उपलब्ध है। आप सनसेट टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो फिलहाल आज के सफर में इतना ही। मुझे और शालिनी को दीजिए इजाजत। कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे ठीक 8 बजे हेलो इंडिया में, सिर्फ सनसेट टीवी पर।